Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live on the Creatrix YouTube channel with this Lakshya batch for GATE 2022 Power Electronics. और आज हम आ गए बेटा सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर के फाइनल लेक्चर पे. फाइनली ये टॉपिक आपका एंड होने वाला है. मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमने इसको कवर किया. हमने बहुत डिटेल में बच्चों इसको कवर किया है. मतलब 5 लेक्चर का मतलब है वी हैव स्पेंट मोर देन 7.5 आवर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कितने तरह के लोड होते हैं, कैसे वो वेवफॉर्म को इंपैक्ट करते हैं, कैसे एवरेज आरएमएस वैल्यूज की बात की जाती है. ये सारी चीजें भरपूर डिटेल के अंदर हमने समझी हैं और हमने इन कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया है. तो बच्चों चलो फिर आज की जर्नी शुरू करते हैं और इस टॉपिक की नैया को पार लगाते हैं. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently working as a director at an academy for GATE department. और मेरे बारे में ये सारी चीजें तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो ये है कि जो हमारी पूरी टीम है दे आर रियली वर्किंग डे एंड नाइट टुगेदर टू मेक श्योर कि आपके सपनों को ऊंची उड़ाने मिले, आपके सपने आपकी मंजिल तक पहुंचे. और इसी चीज के लिए एक के बाद एक इनिशिएटिव आता है और इसी बारे में आज रात को 8 बजे एक सरप्राइज लॉन्च है आपके लिए. और आज रात को 9 बजे पूरी क्रिएट्रिक्स टीम आपके लिए बेटा लाइव आने वाली है. और इसके अलावा बच्चों हमारे इनिशिएटिव यूट्यूब के साथ साथ कहां मिलते हैं? अनअकैडमी ऐप पे. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद हमारे इनिशिएटिव्स को एक्सेस करें यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा बच्चों आप चाहो तो इस प्लेटफॉर्म यहां से इस लिंक से मेरी सभी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो. अगर मैं आपको बताऊं यहां पे जाके अगर आप अपकमिंग में जाएंगे देन यू कैन एक्सेस ऑल माय स्पेशल क्लासेस दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर. फ्यूचर में होने वाली सारी क्लासेस यहां पे आपको दिखाता है. और आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे जहां पे आने वाला है शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से मशीन्स का कोर्स और वो होने वाला है मोर देन 170 आवर्स. तो यहां प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस बाय ऑल द टॉप एजुकेटर्स कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और सबसे बड़ी बात बेटा डेली शाम को 5 बजे मैं लाइव आता हूं प्लस पे टू सॉल्व ऑल द टेक्निकल एंड द नॉन टेक्निकल क्वेरीज. एक सब्सक्रिप्शन में आपको गेट, ESE, PSU, असिस्टेंट इंजीनियर सबकी तैयारी कराई जाती है. बट अगर और ऊंची उड़ानें भरनी है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां ये सब के साथ मिलता है पर्सनल को जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है. टीचर्स आपको गाइड करते हैं. स्टडी बूस्टर सेशन में आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मिलता है एक डेडिकेटेड टीम जो आपके सारे डाउट क्लियर करता है. अब यहां आने के लिए ताले की चाबी है अंकित ESE जो ना सिर्फ आपको ये सारे फायदे तो दिलवाएगी, इमीडिएट 10% डिस्काउंट भी दिलवाएगी और साथ साथ बेटा मुझसे कनेक्ट करा देगी जहां आप रेगुलर बेसिस पे मुझसे बात कर पाएंगे और मुझसे बात करोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे. इसके अलावा मेरे बच्चों ये ध्यान रखना नेटवर्क थ्योरी का कोर्स स्टार्ट किया है सिद्धार्थ सर ने. अगर अभी ज्वाइन करते हो सुबह 7 बजे चल रहा है, इसको अटेंड कर सकते हो. और आ रहा है मशीन्स, 170 घंटे का कोर्स होगा बेटा. इसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, 8 से 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और डाउट्स भी आपके सारे आंसर किए जाएंगे. नथिंग कैन बी बेटर देन दिस. और 4 जुलाई यानी परसों होने वाला है अनअकैडमी कॉम्बैट. तो उसमें एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE ताकि मैं चेक कर पाऊं आपकी परफॉर्मेंस. और इसके अलावा बच्चों अगर अच्छा करोगे तो यहां से जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप. और आप सभी की डिमांड पे प्राइस हाइक को रोक दिया गया है तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, इससे पहले प्राइजेस वापस से बढ़ा दिए जाएं. सब्सक्राइब नाउ एवरीबॉडी. इस साल मैंने पहले भी बोला यूट्यूब पे नहीं आएगा मशीन और पावर सिस्टम लाइव. अगर आपको ये सब्जेक्ट लाइव पढ़ने हैं तो यू शुड कम टू अनअकैडमी प्लस. चलो तो हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे हम लोग आ चुके हैं और आज बात करने वाले हैं RE लोड की. अब RE लोड में आपने डायोड के अंदर एक चीज पढ़ ली थी
कि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया था थीटा से लेके पाई माइनस थीटा। कैसे हमने निकाली थी ये चीज? हमने डायोड को शॉर्ट करके करंट निकाला था और बोला था कि जब करंट पॉजिटिव है तो डायोड कंडक्ट करेगा, और वो रेंज आई थी थीटा से लेकर के पाई माइनस थीटा तक, और थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स E बाय VM। ये चीज आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। अब मैं कहता हूं बेटा जस्ट लाइक अ डायोड SCR भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा थीटा एंगल पे, लेकिन ये तो SCR है, इतनी आसानी से कंडक्ट कर जाते तो बात ही क्या थी। ये कंडक्शन शुरू करेगा मेरे बच्चों अल्फा एंगल से, और अल्फा आपका होगा थीटा से बड़ा। सर ये कैसे बोला? बेटा जब फॉरवर्ड बायसिंग थीटा पे आ रही है, फॉरवर्ड बायस होने से पहले गेट पल्स देके क्या भुट्टे भूनने हैं तुमने? कुछ नहीं करना। गेट पल्स तब दो ना जब डिवाइस फॉरवर्ड है। जब तक डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में नहीं गई, जब तक गेट पल्स देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए फर्स्ट द डिवाइस मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, देन वी विल सप्लाई द गेट पल्स एंड देन इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट। तो मैं क्या बोलता हूं बेटा, यहां पे कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, जस्ट लाइक अ डायोड, just like a diode, SCR also gets forward biased from for थीटा से पाई माइनस थीटा, बट ट्विस्ट कहां आता है कहानी में? ट्विस्ट आता है कि SCR does not conduct, but SCR does not conduct until it receives firing pulse, at ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा। अब दूसरा पॉइंट, फायरिंग पल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड once SCR gets forward biased, therefore अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा। समझ में आ गया यहां तक? जल्दी से बताओ, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? यहां तक सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं है? और थीटा की वैल्यू क्या होती थी बच्चों? साइन इनवर्स E बाय VM। ये तो डिराइव कराने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, ये तो डिराइव कराने की जरूरत नहीं है ना। अब यहां पे बेटा दो केसेस मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए फटाफट। केस 1, जब SCR आपका ऑन रहे, अगर मेरा SCR ऑन है तो मैं SCR को कर दूंगा शॉर्ट सर्किट। अब तो ये सारी चीजें जानी पहचानी लग रही होंगी भाई, क्यों? अब तो डर नहीं लग रहा इन चीजों से। पहले जिससे आप डरते थे रेक्टिफायर से, क्या वो डर निकल रहा है? क्या वो डर कम हो रहा है भाई? RE I, तो I विल कम आउट टू बी VM साइन ओमेगा टी माइनस E बाय R। यहां पे V0 होगा VM साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक, ये यहां से यहां तक चलेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद बेटा केस नंबर 2। देखो कभी भी जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट एनालाइज करते हो ना, दिक्कत पता है क्या आती है कि लोग ना डायरेक्ट वेवफॉर्म समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इतना छोटा सा काम पहले कर लो ना,
अगर ये छोटा सा काम आप पहले कर लो, सर्किट ड्रॉ करने का, निकालने का ऑन ऑफ कंडीशन में, दोनों में, तो आपको वैसे ही प्रॉब्लम कम आए वेवफॉर्म के अंदर। लेकिन हम लोग ना ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं। अक्सर मैंने देखा ये काम कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि मेहनत लगती है ना, कि सर्किट ड्रॉ करो, एक एक चीज निकालो। इसके अंदर जो आप ये काम कर रहे हो, यही तो ग्राफिकली शो करती है वेवफॉर्म। और क्या है वेवफॉर्म? कुछ भी नहीं है। वेवफॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी होता है यार, बस फिगर दिख जाती है, बाकी चीज तो यही है। असली काम तो यहां हो रहा है। देखो आई नॉट तो जीरो हो जाएगा। आई नॉट अगर जीरो हो गया बेटा इस सर्किट से, बाय के वी एल, अगर आई नॉट जीरो है तो वी नॉट विल बी इक्वल टू ई। तो थायरिस्टर वोल्टेज विल बी Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई। ठीक है, ये थायरिस्टर का वोल्टेज आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि इधर Vm साइन ओमेगा टी, इधर ई, तो बीच में आ गया डिफरेंस। बीच में आ गया डिफरेंस। हाँ, वैसे अल्फा से पाई माइनस थीटा होगा, सही बोल रहे हो। ये वाला यहां पे हम करेक्शन कर देंगे, अल्फा से पाई माइनस थीटा। थैंक यू योगेश एंड मंथन, और नीरज ने भी यही बात बताई है। चलो, अल्फा से पाई माइनस थीटा, बहुत अच्छे पकड़े हो। अब बेटा यहां पे जब वेवफॉर्म की बात आ जाती है तो आप लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं भाई, ऐसे ही है ना। देखो पहले तो Vs, अब मैं अल्फा तो आपको डायरेक्ट ही दिखाता हूं, तो वी नॉट, फिर आई नॉट, ठीक है, फिर वी टी। चलो जी, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमने एम्पलीट्यूड बनाते हैं ना हम पहले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से बना लेता हूं पाई वाली लाइन है, ठीक है। ये हो गया पाई, ये हो गया तुम्हारा 2 पाई, ये हो गया तुम्हारा 3 पाई। ठीक है बच्चों, चलो ये Vs है। पहले Vs बना देते हैं यार बढ़िया तरीके से। ये बन गया Vs, ठीक है। अब मेरे बच्चों इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, आपको ना एक E की लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये मान लो ये है हमारा E, ठीक है। ये हो गया हमारा E, ठीक है। यहां तक क्लियर है? E आ गया। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये क्लियर हुआ। अब बेटा यहां पे जहां पे E का इंटरसेक्शन है, यानी थीटा और पाई माइनस थीटा, वहां पे ना आप डॉटेड लाइंस ले आओ नीचे। ठीक है ना, एक ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हमने लगा दी बेटा इंटरसेक्शन वाली लाइन, ठीक है। और यहां पे भी मैं एक ई वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये है मेरा ई, ठीक है। अब बच्चों यहां पे होगा क्या, ये जो इंटरसेक्शन आपने दिखाए हैं ना, ये थीटा है और ये पाई माइनस थीटा, दिस इज 2 पाई प्लस थीटा एंड दिस इज 3 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां हमें वी नॉट ड्रॉ करना है, तो मैं आपसे क्या कहता हूं, वी नॉट के लिए ना बच्चों पहले ना आप साइन का ग्राफ बना के रख लो। डार्क कलर से बना रहा हूं ताकि ज्यादा दिखे भी नहीं और अपने लिए ट्रेस करना भी इजी हो जाए। ये बना के रख लिया भाई हमने। अब ये वी नॉट में ग्राफ साइन का तब ट्रेस होगा कहां से कहां तक, ये ट्रेस होगा बेटा अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा, अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा। अब अल्फा से पाई माइनस थीटा के अंदर अल्फा जो है थीटा से आगे है, अल्फा जो है थीटा से आगे है, ठीक है। अब यहां पे अल्फा से हमें शुरुआत करनी है और पाई माइनस थीटा तक जाना है। आया मजा, अल्फा से शुरुआत करेंगे, पाई माइनस थीटा तक जाएंगे। अब बाकी जगह क्या होगा सर जी, बाकी जगह क्या होगा, बाकी जगह वी नॉट रहेगा ई के बराबर, बाकी जगह वी नॉट रहने वाला है ई के बराबर, बाकी जगह वी नॉट रहने वाला है ई के बराबर। ये हो गया, ठीक है। वैसे ना इसके अंदर थोड़ा सा हम ये रब कर लेते हैं, ठीक है। लो ये आ गया तुम्हारा अल्फा। अब अल्फा वाली लाइन को भी ना एक काम करते हैं, नीचे ले लेते हैं यार, अल्फा वाली लाइन अलग कलर से नीचे ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये अल्फा वाली लाइन है, समझ आया यहां तक, यहां तक समझ आया भाई, बताओ। अब ये थीटा से ना शुरू होके ना अल्फा से शुरू हो रही है वेव फॉर्म, बस इतना फर्क आया है। साइन का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है लेकिन अल्फा से। अब आई नॉट की बात करें बच्चों, अगर आप हमेशा देखो यहां पे ये जो आई नॉट है, ये जो आई नॉट है, आई नॉट का एक सिंपल सा इक्वेशन है बाय के वी एल। आई नॉट इज सिंपली वी नॉट माइनस ई ओवर आर, सही है, वी नॉट माइनस ई ओवर आर। यानी ये जो ग्राफ है ना वी नॉट का, इसको आपको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, कितने से, ई से, ई से डाउन शिफ्ट करोगे, ठीक है। मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, ये 2 पाई प्लस अल्फा है भाई। तो हम कहते हैं कि सिंस आई नॉट केवीएल से लिखा है बस, वी नॉट माइनस ई बाय आर, टू ड्रॉ आई नॉट शिफ्ट वी नॉट डाउनवर्ड्स बाय ई। अब बेटा अगर वी नॉट को ई से नीचे शिफ्ट कर दिया तो ये जो ई वाला लेवल है ये कहां पे आ जाएगा, जीरो पे। जहां जहां पे आपको ई नजर आ रहा है वो लेवल आपका बन जाएगा बच्चों जीरो। क्या बन जाएगा, जीरो। ये बन गया और बीच में ग्राफ वी नॉट जैसा ही आएगा ऐसे। बस पता है क्या होगा, ओहो बस ये होगा कि ये जो है ना इसकी हाइट कम होगी, इसकी हाइट आपकी होगी वी एम माइनस ई बाय आर। अब ये हमें मिल गया भैया आई नॉट का ग्राफ, ये समझ आया आई नॉट का ग्राफ।
अब आते हैं थायरिस्टर वोल्टेज पे। बेटा अगर थायरिस्टर वोल्टेज की आप बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे जब थायरिस्टर ऑन है तब उसकी वोल्टेज है 0, जब थायरिस्टर ऑन है तब उसकी वोल्टेज है 0। अब मैं ना यहां पे साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ भी बना के रख लेता हूं डार्क में। ये हो गया। लेकिन बेटा जब थायरिस्टर बंद होता है ना तब साइन ओमेगा टी नहीं आता, वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई आता है। यानी आपको वीएम साइन ओमेगा टी के ग्राफ को ई नीचे सरकाना पड़ता है। ऑफ स्टेट में आपको ई नीचे सरकाना पड़ेगा बच्चों। ई नीचे अगर सरकाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और फिर यहां से नीचे। तो ये देखो ये वाला एंगल है पाई माइनस थीटा जहां कंडक्शन रुका है, और अगली बार फॉरवर्ड बाइसिंग आती है 2 पाई प्लस थीटा पे। नेक्स्ट फॉरवर्ड बाइसिंग आती है 2 पाई प्लस थीटा पे। डायोड वाले जैसा नहीं आ रहा ना ग्राफ, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है कि अगर आप थायरिस्टर की बात करो तो थायरिस्टर बेटा थीटा से लेकर के, ध्यान से सुनना मेरी बात, थायरिस्टर जो है ना थीटा से लेकर के अल्फा तक फॉरवर्ड बायस था बट कंडक्टिंग नहीं था। ये डिफरेंस है। जैसे डायोड के अंदर तो ये वाला ग्राफ जो है ना डायोड ऑन थीटा पे ही हो गया था, लेकिन अगर आप थायरिस्टर में देखो तो एक छोटा सा पॉजिटिव रीजन आपको नजर आ रहा होगा बेटा। ये जो छोटा सा पॉजिटिव रीजन है ये हमें क्या बता रहा है कि थायरिस्टर फॉरवर्ड तो हो गया लेकिन कंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जरा देखें कोई ऐसा टूल है हमारे पास, हाँ मैग्नीफायर है। देखो यहां पे देखो बेटा, अब आपको ये नजर आ रहा है बढ़िया से। देखो ये थीटा एंगल पे, ध्यान से देखो, ये थीटा एंगल पे 0 को क्रॉस किया वोल्टेज, लेकिन थायरिस्टर ने कंडक्शन चालू किया अल्फा पे। अल्फा पे क्यों चालू किया? जब उसे गेट पल्स मिल गया, जब उसको गेट पल्स मिल गया ना तब उसने कंडक्ट करना स्टार्ट किया। इसके लिए ये वाला जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बन रहा है, छोटा सा ये जो है, दिस इज योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। समझ आया? और यहां पे अगर आप घुमाओ इसे तो ये जहां पे कंडक्शन रुका वो हुआ पाई माइनस थीटा, और जहां पे बेटा अगली फॉरवर्ड बायसिंग आई ये हुआ 2 पाई प्लस थीटा। ये आया आपका 2 पाई प्लस थीटा। तो क्लियर हुआ किस तरीके से आपका कंडक्शन है, किस तरीके से कंडक्शन है, क्लियर है? तो यहां से देखो रिवर्स बायसिंग चली आ रही है, पाई माइनस थीटा से लेकर के 2 पाई प्लस थीटा तक रिवर्स बायसिंग है। यहां से सर्किट टर्न ऑफ टाइम मिल जाएगा। करेक्ट? मजा आया देख के जूम करके? बताओ, मैंने भी पहली बार ट्राई किया ये वाला टूल, इसीलिए तो इस सॉफ्टवेयर में पढ़ाने में मजा आता है। ये एक्चुअली टीचिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अब फटाफट आ जाते हैं बेटा इसके अंदर हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे। सबसे पहले एक्सटेंशन एंगल, पहले वेवफॉर्म से रिलेटेड पैरामीटर्स निकाल लेते हैं ना। एक्सटेंशन एंगल बीटा इज पाई माइनस थीटा। कंडक्शन एंगल गामा ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज PIV is VM प्लस E। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, तो देखो पहली बार फॉरवर्ड बायसिंग थीटा पे आई, अगली आया 2 पाई प्लस थीटा पे, कंडक्शन रुक गया था पाई माइनस थीटा पे बाय ओमेगा, तो पाई प्लस 2 थीटा बाय ओमेगा। ये हो गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, गजब टेक्नोलॉजी है ना? मस्त है ना एकदम? मजा आ गया, मजा आ गया। चलो वेवफॉर्म क्लियर बढ़िया तरीके से।
बच्चों को ना मेजरली वेव फॉर्म में डाउट रहता है, और मैं पर्सनली बताऊं यार, वेव फॉर्म जो है ना डार्क बैकग्राउंड पे ज्यादा अच्छी समझ आती है, ज्यादा खिल के आती है वेव फॉर्म, और एक एक पार्ट क्लियर होता है। अब चलो यार, अब थोड़े बहुत मैथमेटिकल पैरामीटर्स भी निकाल ही लेते हैं लगे हाथ। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, मैंने बताया था ना ईएमएफ वाले लोड में करंट से अप्रोच करना, एवरेज चार्जिंग करंट। एवरेज चार्जिंग करंट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि I फ्लोज फ्रॉम अल्फा टू पाई माइनस थीटा। तो बेटा I नॉट एवरेज एक साइकिल 2 पाई की हाफ वेव रेक्टिफायर है, अल्फा से पाई माइनस थीटा Vm साइन ओमेगा टी माइनस E बाय R डी ओमेगा टी, 1/2 पाई R। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करता, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, माइनस अपर लिमिट होता, तो माइनस माइनस प्लस। चेंज कलर्स, बेटा सारे तो कलर यूज कर रहा हूं बनाने में, बताओ इस ग्राफ में कौन सा कलर छोड़ा है मैंने। जो मैं रफ वेव फॉर्म बनाता हूं सिर्फ वो मैं डार्क से बनाता हूं, ताकि आपको नजर ना आए, आपको उभर के दिखे यहां पे हल्का कलर। अब इसके अलावा यार जितने कलर देखो इस पैनल में आते हैं, मैं सारे ही आपके लिए यूज कर रहा हूं। जितने भी कलर ब्लैक पे दिख सकते हैं ना, एवरीथिंग आई एम यूजिंग। ये हो गया जी, ये आ गया जी एवरेज चार्जिंग करंट। बेटा ब्लैक बोर्ड का कलर अगर ग्रीन कर दूंगा और उससे व्हाइट से पढ़ाऊंगा ना, तो ज्यादा नंबर ऑफ कलर नहीं यूज हो पाएंगे, फिर आ गई बस वेवफॉर्म समझ। अमृतांश पीआईवी नहीं होता वीएम साइन ओमेगा टी प्लस ई, पीआईवी है वीएम प्लस ई। कैसे, अगर आप साइन ओमेगा टी में 270 डालोगे तो बनेगा माइनस वीएम, माइनस वीएम अगर बन गया तो माइनस वीएम माइनस ई, यानी पीआईवी हो गया वीएम प्लस ई। ठीक है, 270 डालो ना, साइन की वैल्यू -1 आ जाएगी। चलो ये क्लियर हो गया। अब बेटा यहां पे सबसे कठिन कार्य होता है आरएमएस करंट निकालना, आरएमएस लोड करंट। तो यहां पे क्या होता है, अब जो आपने करंट की इक्वेशन लिखी थी ना, उसका स्क्वायर कर लोगे। देखो बेटा यहां पे असली कठिनाई आपको फेस होती है। तो यहां पे ना देखो, जब आप आरएमएस कैलकुलेशन करो कभी भी, आपका पेशेंट रहना बहुत जरूरी है, पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा देखो कलर में किसको दिक्कत हो रही है, बात उसकी नहीं है। बात पता है क्या है, अगर मैं बच्चों के घर घर जाके भी पढ़ाने लगूं ना, तो भी बच्चों की कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। तो भाई देखो अपन तो हैं इंसान, तो अपन सारी जनता को तो खुश कर नहीं सकते, ठीक है। और खुश नहीं कर सकते हम ये तो बोलेंगे नहीं कि सारे फेक प्रोफाइल हैं, जेन्युइन बच्चे हैं। लेकिन जब भगवान इंसान को खुश नहीं कर पाता, मैं तो फिर भी इंसान हूं, मैं कहां से करूंगा। अब देखो साइन स्क्वायर को लिख लोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो 1 वाली जो वैल्यू है ना, उसको ई के साथ कंबाइन करो, क्योंकि वो भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट। एक तो ये टर्म हो गई, ठीक है। फिर cos 2 ओमेगा टी,
तो Vm स्क्वायर बाय 2 cos 2 ओमेगा टी माइनस 2 EVm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले ये Vm स्क्वायर बाय 2 को ना Vs स्क्वायर लिख लिया प्लस ई स्क्वायर पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी बाय 2। sin 2 ओमेगा टी में अगर आप लोअर लिमिट डालो, क्योंकि माइनस है ना, तो sin 2 अल्फा, अपर लिमिट डालो sin 2 पाई माइनस 2 थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो Vm स्क्वायर बाय 2 को देखो Vs लिखा, समझना Vm स्क्वायर बाय 2 को तो Vs स्क्वायर लिख लिया, एक 2 इसके इंटीग्रेशन से आ गया नीचे, cos 2 ओमेगा टी का होगा sin 2 ओमेगा टी बाय 2। अब लोअर लिमिट पहले रखी, फिर अपर लिमिट रख दी माइनस के कारण। ठीक है, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 2 EVm cos थीटा प्लस 2 EVm, सॉरी माइनस 2 EVm cos अल्फा। ठीक है, पाई माइनस थीटा की वजह से माइनस कॉस थीटा आया वहां, ये आ गया जी। यहां पे Vs क्या है, Vm बाय रूट 2। तो मेहनत तो देखो यहां पे बहुत लगेगी RMS निकालने में, इसीलिए कहता हूं RMS वगैरह रटना क्यों है। अगर हम डिराइव कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ही तो करना है यार। मान लो भूले बिसरे किसी ईयर के अंदर आ गया ये क्वेश्चन, आपकी किस्मत बेकार रही है ना, आपकी किस्मत बेकार रही तो कर लेना डिराइव, अगर किस्मत अच्छी रही तो नहीं आएगा, वैसे तो आता नहीं है ये। अब देखो यहां पे लोड पावर क्या होगा, E इंटू आई नॉट एवरेज आई नॉट RMS स्क्वायर बाय इंटू आर। ये तो सिंपल है, लोड पावर है, आई एवरेज आई RMS आप निकाल चुके। इनपुट पावर फैक्टर रियल पावर बाय VS RMS इंटू IS RMS। अब बेटा ये जो IS RMS है ना, यही I नॉट RMS है। सोर्स और लोड का करंट क्योंकि बराबर है तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं। ठीक है, फिर बाय KVL V नॉट एवरेज इज I नॉट एवरेज इंटू R प्लस E। इसके बाद V नॉट RMS अगर आपको निकालना है तो आपको अगेन इंटीग्रेशन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अल्फा से पाई माइनस थीटा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और पाई माइनस थीटा से अगली साइकिल यानी 2 पाई प्लस अल्फा तक E स्क्वायर डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया जी। फॉर्म फैक्टर V नॉट RMS बाय
वी नॉट एवरेज वोल्टेज रिपल फैक्टर। देखो सारे ही पैरामीटर्स निकाल दिए ना बेटा हमने, वी आर एफ रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, वी नॉट एवरेज और आई नॉट एवरेज तो मेरे को पता है कैसे आते हैं, मैंने अभी आई नॉट आर एम एस भी आपको बताया और वी नॉट आर एम एस के लिए भी इंटीग्रेशन बताया क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद टी यू एफ के लिए आपको क्या करना है, वी नॉट एवरेज आई नॉट एवरेज बाय वी एस आर एम एस आई एस आर एम एस। अब आई एस आर एम एस खुद ही आई नॉट आर एम एस होता है बेटा, यहां पे ये तो कितना होता है आई नॉट आर एम एस, तो ये निकल जाएगा। समझ आ गया, सारे पैरामीटर निकाल दिए, ठीक है। हाँ, अगर वैल्यूज पता हो तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान है, बिल्कुल सही लिखा है लेट्स क्रिकेट ने। अगर आप यहां पे देखो पूरा सिंबल्स में चल रहे हो तो लंबा पड़ रहा है, अगर यहां वैल्यूज पता होती ना तो ये सब चीजें जैसे जुड़ जाती तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी नजर आता, लेकिन अभी डिफिकल्ट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज आपने नहीं डाली, आप सारा का सारा सॉल्यूशन सिंबल्स में कर रहे हो, ठीक है। ये बात क्लियर है? जस्ट गिव मी अ मिनट यार, मेरा जो है ना स्ट्रीमिंग मुझे नजर नहीं आ रहा है, देखें। चलो सबको समझ आया भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट में मुझे कंफर्म करो सब लोगों को आर ई लोड क्लियर है बढ़िया से। तो यहां पे बेटा देखो क्या होता है ना, आगे आगे जाते हुए आप कंट्रोल्ड वाला केस सीख के रखो, डायोड वाले केस में कुछ भी नहीं है। कंट्रोल्ड वाला अगर आपको पता है तो अनकंट्रोल्ड आप निकाल सकते हो। कैसे? कंट्रोल्ड के केस में जहां पे डिवाइस फॉरवर्ड हुई अनकंट्रोल्ड में, वहीं से कंडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाओ अगले पे, आर एल ई लोड, आर एल ई लोड पे आ जाओ। अब सर आर एल ई लोड में क्या होगा यार, याद करो मैंने डायोड में आपको एक चीज लिखवाई थी कि जब आर ई लोड के अंदर इंडक्टेंस लगा देंगे, इंडक्टेंस क्या करती है, इंडक्टेंस जल्दी सर्किट को ना बंद होने नहीं देती, सर्किट का जो टर्निंग ऑफ है उसे अपोज करती है, और अपोज करने के कारण क्या होता है, यहां पे कंडक्शन थोड़ा ज्यादा आगे तक चलता है, थोड़ा ज्यादा आगे तक चलता है। यानी यहां पे क्या होता है, बीटा की जो वैल्यू है वो पाई माइनस थीटा के आगे चली जाती है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, सिमिलर टू आर ई लोड। आर ई लोड से क्या क्या पॉइंट सिमिलर है, एस सी आर गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड, SCR gets forward biased at omega t equal to theta. Then next, SCR starts to conduct omega t equal to alpha, where alpha is greater than theta. लेकिन but conduction does not stop, at omega t equal to pi minus theta due to inductance beta increases above पाई माइनस थीटा। अब बीटा कितना इंक्रीज होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है, बीटा कितना इंक्रीज होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टाइम कांस्टेंट ऑफ द लोड पे। बीटा डिपेंड्स ऑन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द लोड। अगर लोड का टाइम कांस्टेंट है, लोड का टाइम कांस्टेंट हाई है, यानी इंडक्टर को डिस्चार्जिंग में ज्यादा टाइम लगता है, और ऐसी सिचुएशन में बीटा आगे जाता है।
बीटा क्या है? जहां पे हमारा इंडक्टर फुल डिस्चार्ज हो जाए, इंडक्टर जहां फुल डिस्चार्ज हो जाए, दैट इज योर बीटा, दैट इज योर बीटा। तो बीटा अगर टाउ ज्यादा है तो ज्यादा होगा। तो मैं कह रहा हूं बीटा डिपेंड्स ऑन टाउ, और आप जानते हो न्यूमेरिकल मेथड से निकाला जाता है, इफ टाउ इज हाई बीटा ऑल्सो बिकम्स हाई। बीटा ऑल्सो बिकम्स हाई। ठीक है, जस्ट अ मिनट यार, ये क्या इशू हो रहा है? आप लोगों के लिए वीडियो अटक रहा है क्या बच्चों? एक बार कंफर्म करो मुझे, आपके में वीडियो स्टक हो रहा है क्या? कोई ऐसा इशू आ रहा है क्या? अब देखो यार, मैं वेवफॉर्म पे आ जाता हूं, बट उससे पहले एक काम करते हैं, सर्किट बना लेते हैं, है ना? बेस्ट रहता है, मैं कहता हूं कि सर्किट बना लो, दो केसेस बना लो, क्योंकि वहां से ना चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। SCR ऑन वाला केस, ठीक है, SCR ऑन वाला केस अगर लोगे तो यहां पे क्या होगा कि V0 तो हो गया सप्लाई वोल्टेज के बराबर, और ये कहां से कहां तक चलेगा? अल्फा से लेके बीटा तक, अल्फा से बीटा। और तो इसके अंदर क्या पैरामीटर निकाल सकते हो? ठीक है, इतना काफी है। अब केस 2, SCR इज ऑफ, वैसे पता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं ना, एज अ टीचर ऑनलाइन क्लास इज मच बेटर देन ऑफलाइन। ऐसा क्यों? देखो, जब हम इंस्टीट्यूट चलाते थे ना यार दिल्ली में, कभी क्या होता था, हमने बहुत बढ़िया क्लासरूम बनवा लिया था घिटोरनी के अंदर, बहुत ही बढ़िया, और उसका किराया भी था महीने का 3-4 लाख का। अब वहां बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई, करोड़ों रुपया लग गया कंस्ट्रक्ट करने में उसे। अब लेकिन क्या होता था, कभी एसी खराब हो गया, बच्चों की हालत खराब भाई गर्मी में। अब यहां पे क्या फायदा है? यहां पे बस मुझे ना एक रूम को पावर्ड अप रखना है, इतनी बड़ी बिल्डिंग को पावर्ड अप नहीं रखना। तो एक रूम के लिए तो एक यूपीएस काफी है, और फिर मैं ज्यादातर बच्चों तक पहुंच भी पा रहा हूं, उनके मोबाइल तक, उनके लैपटॉप तक, तो कंफर्टेबली टीचिंग हो जाती है। हद से हद क्या चाहिए? एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और एक आपको चाहिए यहां पे एक कमरा जिसके अंदर पावर बैकअप हो। ऑनलाइन में लाइव मैं कहता हूं बेटर है यार। लाइव में क्या है ना, बच्चा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। रिकॉर्डेड में क्या होता है, बच्चे के ऊपर ना पूरा बर्डन आ जाता है कि अब अगर बच्चा देखो सेल्फ मोटिवेटेड है, कोई बच्चा ऐसा है ना जिसको करने की भूख है और वो कुछ भी कर सकता है, तो वो कर जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो एवरेज स्टूडेंट है इस देश के, उनके अंदर दिक्कत क्या होती है? उनके साथ दिक्कत ये होती है कि यार अंदर से फील नहीं आ रहा कि मुझे पढ़ना है। तो लाइव के अंदर क्या है, बस उन्हें ये पता है 6:30 बजे या 6 बजे लाइव जाना है, ठीक है, 6:30 या 6 बजे लाइव जाना है, बस उन्हें आके बैठना है। तो वहां से क्लासेस में कंसिस्टेंसी बन जाती है। ऑफलाइन के अंदर, ऑफलाइन कह रहा हूं, रिकॉर्डेड के अंदर दिक्कत क्या होती है? रिकॉर्डेड के अंदर दिक्कत ये होती है कि यार अब अपने को ना पहले सोचना है, सुबह पढ़ें शाम को पढ़ें, सुबह लगता है पूरा दिन खाली है शाम को पढ़ लेंगे, शाम को लगता है यार रात को कर लेंगे, अभी ना मन नहीं हो रहा, टीवी पे कुछ आ रहा है, लैपटॉप पे कुछ और दिख गया, वो कर लेते हैं। लेकिन लाइव क्लासेस के हिसाब से ना आप अपना टाइम रूटीन मेंटेन कर सकते हो, वो सबसे बढ़िया बात है। ऑफलाइन के अंदर भी यार देखो, कहते हैं बच्चे कि ऑफलाइन में बेनिफिट होता है, ये होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑफलाइन के अंदर मेरे पास जितने डाउट आते थे उससे 100x डाउट्स मैं आंसर करता हूं लाइव क्लासेस के अंदर। 100x क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि बच्चों की वो हेजिटेशन निकल गई है। ऑफलाइन में 10 बच्चे होते थे बेटा 400 में से पढ़ने वाले, और वो 10 में से ही रैंक आती थी, बाकी 390 बच्चे गारंटीड था कि वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि यार 400 के 400 बच्चों को कैसे अटेंशन दी जा सकती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्या आप लेक्चर रिपीट कर सकते हो, आप लेक्चर को रिवाइंड कर सकते हो, आप लेक्चर को फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, जब चाहे तब रिवाइज कर सकते हो। ये ऑफलाइन में नहीं होता। ऑफलाइन में निकल गया कॉन्सेप्ट, निकल गया, अगर कंसंट्रेशन गई थी तो डूब गए। अब ऐसा कभी नहीं होता यार। ऑफलाइन में मैं ना एक दिन के अंदर 6 घंटे पढ़ाता था एक सब्जेक्ट। अब 6 घंटे कैसे किसी की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है बच्चे की? ऑब्वियसली उसका अटेंशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। अटेंशन डाइवर्ट गया कॉन्सेप्ट। लेकिन ऑनलाइन के अंदर मान लो आपका 1.5 घंटे की क्लास में भी कंसंट्रेशन चला गया 15 मिनट को, मान लो जैसे आरएलई लोड आपके दिमाग से उड़ गया, तो आप लेक्चर खत्म होने के बाद दोबारा से देख सकते हो कि अच्छा आरएलई लोड कर लेता हूं। लेकिन ये ऑफलाइन में तो नहीं होगा। तो ऑफलाइन के लिमिटेशंस हैं बेटा। ऑफलाइन का जो सक्सेस रेशियो है ना, सक्सेस रेशियो बहुत कम है। अब आप कह रहे हो घर में डिस्टरबेंस है, तो बेटा कौन कहता है घर में पढ़ो? आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो आप वहां पे कितना पैसा बचा लोगे कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो, डिस्ट्रैक्शन भी कम है, और आपके लिए तो यही हो गया ना, आप चल के जा रहे हो कहीं, बस। अब चलो आगे आ जाओ, वापस आते हैं बेटा। जब SCR ऑफ हो गया तो I0 विल बी 0। और पता है डिजिटल बोर्ड पे ना ज्यादा फील आती है, मतलब मेरे को ये लगता है इट्स मच बेटर देन अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है? I0 हो गया 0 तो V0 हो गया E। क्यों हो गया E? ना तो रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज आएगी, ना तो इंडक्टर के अंदर आएगी, ठीक है? और थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? Vm साइन ओमेगा t माइनस E, ठीक है? सप्लाई माइनस आउटपुट, सप्लाई माइनस आउटपुट। बेटा लगता है तुम्हें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है विनय, जब 400 बच्चों की क्लास होती है तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता टीचर से। आप लोगों को क्या लग रहा है कोई ऑफलाइन क्लासरूम में जाओगे तो आपको कोई टॉप एजुकेटर, बड़ा टीचर आपको 20-30 बच्चों में बैठा के पढ़ाएगा? कभी भी नहीं। हमेशा वहां पे क्लास होगी 300 से 400 बच्चों की, और मैं नहीं मानता 300 से 400 बच्चों में कोई इंटरेक्शन हो सकता है। यहां पे आप मेरे साथ चैट कर रहे हो, मैं रिप्लाई कर रहा हूं, क्लासरूम के अंदर इतनी चैटिंग नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि अगर 400 बच्चे बोलने लग गए ना तो क्लास तो रहेगी नहीं, फिर वहां पे क्लास नहीं बचेगी। लगता है कि हमें बहुत अटेंशन मिलेगा। मुझे बताओ ना, कौन टॉप एजुकेटर की क्लास में 15-20 बच्चों की क्लास कौन लेता है? क्योंकि बेटा बजट ही नहीं सेटिस्फाई होगा। जितना खर्चा होता है ऑफलाइन के अंदर, वहां प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए कम से कम 300-400 बच्चे क्लास में होंगे, तब प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। और 300-400 बच्चे जब क्लास में आ गए तो काय बात का इंटरेक्शन? बताओ। चलो अब वेवफॉर्म पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो ऑफलाइन के अंदर सब चीजें बेकार हैं, लेकिन हाँ उसके भी लिमिटेशंस हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं। हर चीज के देखो यार प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज विदाउट एनी कॉन्स होगी, सिर्फ प्रोज होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ फायदे ऑनलाइन में है तो कुछ ऑफलाइन में है। लेकिन ऑफलाइन का सक्सेस रेशियो मैं आपको साफ बता दूं कम है। अब आप लोग जो एक दुनिया में जी रहे हो, यार मैं तो ऑफलाइन पढ़ाया हूं तो आई नो कि कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कितना परसेंटेज रेशियो होता है, और क्या मार्केट में खबरें फैलाई जाती हैं। तो जो दिखता है ना बेटा वो हमेशा सच नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। मैंने देखो यार ऑफलाइन ना कई साल पढ़ा लिया, 6-7 साल, बट मैंने अनअकैडमी में 1 ही साल पढ़ाया अभी तक। और जो मुझे रिजल्ट मिले हैं ना इस बार, वो मेरे ऑफलाइन के रिजल्ट से कहीं बेहतर थे। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इस बार, जैसा आप लोगों ने देखा भी यार, काफ़ी अच्छे अच्छे रैंकर्स निकले। क्योंकि मेन चीज़ ये है ना, बच्चे तैयारी अच्छे से कर पाए। ऑफलाइन में कौन सा कोई बच्चा रोज ही आता है क्लास करने? बंक तो मार ही लेते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि अटेंडेंस लग रही है भाई कि नहीं आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई अटेंडेंस नहीं लगती, आप आओ चाहे नहीं आओ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ।
चलो ठीक है भाई, बनाएं। अब सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज बना लेते हैं। ये आ गई आपके पास सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब सप्लाई वोल्टेज के अंदर एक ई का आप लाइन ड्रॉ करोगे। हाँ ये तो है बेटा, कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। कहीं बाहर जाके पढ़ाई करते हो ना तो खर्चा इतना आता है क्योंकि रहने खाने का। और पता है जब दिल्ली में मैं पढ़ाता था इतने सारे बच्चे बीमार पड़ते थे ना सर्दियों में, क्योंकि खाना तो बेकार खाते ही थे बाहर मेस वेस का, तो वो लोग बीमार पड़ते ही पड़ते थे हर साल। अब यहां से बच्चों हमें मिल जाएगा थीटा और पाई माइनस थीटा। अब एक लाइन में ई की यहां पे भी बना लेता हूं, ठीक है। अब बच्चों देखो पहले ना मैं वी नॉट के लिए साइन का ग्राफ ड्रॉ करके रख लेता हूं। ये हो गया, ये वी नॉट के लिए मैंने साइन का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब यहां पे बच्चों ये थीटा है और ये पाई माइनस थीटा है, ठीक है। ये थीटा है और ये पाई माइनस थीटा है। अब आपको जो स्टार्ट करना है ना ग्राफ, आपको अल्फा से स्टार्ट करना है बच्चों। अल्फा के लिए मैं एक काम करता हूं, ऑरेंज लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। अल्फा मैं कहां पे लूंगा वो मैं बना दे रहा हूं। अल्फा मैंने थीटा के थोड़ा आगे से ले लिया। और देखो मैं एक चीज और एज्यूम करके चल रहा हूं कि एज्यूमिंग बीटा इज ग्रेटर देन पाई, बीटा इज ग्रेटर देन पाई। और यहां पे देखो अब क्या होगा, यहां पे अल्फा से कहानी शुरू होगी और कहां तक चलेगी, बीटा तक चलेगी। जैसे ही एक्सटिंक्शन आ गया आउटपुट हो जाएगा ई, फिर अल्फा से फिर कहानी की शुरुआत और फिर चलेगी बीटा तक, ठीक है। ये हो गया। तो बेटा यहां पे ग्राफ क्योंकि ज्यादा क्लियर नजर आता है ना जब पाई के आगे तक लो, इसलिए मैं बीटा पाई के आगे ले लेता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पे बीटा पाई के आगे इसलिए लेता हूं ताकि ग्राफ अच्छा दिखे। अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा 23 कि भले ही आप गेट पल्स पहले दे दो फॉरवर्ड बायसिंग के, लेकिन गेट पल्स का ड्यूरेशन हम छोटा रखते हैं, तो ज्यादातर चांस है जब तक वो फॉरवर्ड होगा जब तक गेट पल्स जा चुकी होगी, ठीक है, जब तक गेट पल्स जा चुकी होगी। अब बेटा ये हो गया हमारा वी नॉट। मजा आया? ग्राफ देख के जल्दी से बताओ। मैं तो सही बताऊं यार, मेरे को ये लग रहा है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऑनलाइन से बेहतर जरिया नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी वेवफॉर्म, इतनी परफेक्ट वेवफॉर्म्स मैंने कभी ऑफलाइन में नहीं बनाई, ठीक है। अब यहां पे अगली बात करनी है आई नॉट की। अब भाई साहब ये है इंडक्टर वाला लोड है ना। अब अगर ये इंडक्टर वाला लोड है तो ऑब्वियसली आई नॉट का ग्राफ वी नॉट जैसा तो नहीं आएगा, हल्का डिफरेंट ही आएगा भाई। राइट बात है भाई। तो आई नॉट का जो ग्राफ बनेगा ना वो शुरू होगा अल्फा से, फिर गिरना शुरू होगा और बीटा पे आके जीरो आएगा, फिर ये ऐसे जीरो ही रहेगा। फिर अल्फा से शुरू होगा, गिरते गिरते बीटा पे खत्म होगा, है ना। यहां पे परफेक्ट वेवफॉर्म नहीं आती क्योंकि इंडक्टर करंट जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। बेटा कंटिन्यूअस कंडक्शन अभी नहीं माना ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में कंटिन्यूअस मुश्किल होता है, तो अभी हमने डिसकॉन्टिन्यूअस ही माना हुआ है। फुल वेव रेक्टिफायर में कराऊंगा कॉन्टिन्यूअस। यहां तो ऑब्वियस है कि डिस्चार्ज हो ही जाएगा, यहां तो ऑब्वियस है डिस्चार्ज हो ही जाएगा, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कंडक्शन कॉन्टिन्यूअस लेंगे फुल वेव में।
अब लास्ट पड़ाव पे आ जाओ, वीटी। भाई थायरिस्टर वोल्टेज 0 रहती है जब तक थायरिस्टर ऑन है। ऑन है तो 0 है। और बच्चों जब ये ऑफ हो जाएगा ना तो क्या होगा? जब ये ऑफ हो जाएगा ना तब ये Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई से चलेगा, ऐसे ऐसे आएगी। फिर यहां पे पाई माइनस थीटा ई, तो यहां से ये ऐसे आएगा। मैंने ना Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई का ग्राफ बना लिया है, ठीक है। मैं फिर से आपको जूम करके दिखाता हूं बेटा। ये देखो, ये जो ग्राफ है ना बच्चों ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये है Vm साइन ओमेगा टी। इसे आपको नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाओगे तो जहां पे ये ई था, देखो ये वाला जो पिंक वाला लाइन है ये ई का है ना, ये पिंक वाला लाइन ई का है। जहां पे ये ई था वहां ये आ गया 0, वहां पे ये आ गया 0। और यहां पे भी देखो ये जो रेड डॉट ऑरेंज डॉटेड कर्व है ना, ये ई वाली लाइन से शुरू हो रहा है। यहां पे वैल्यू ई है, ई में से ई घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ई में से ई घट के 0 आ गया, इसीलिए 0 से स्टार्ट हुआ। लेकिन ये ग्राफ को ट्रेस करना आप कहां से शुरू करेंगे? बीटा से। आप ट्रेस करना कहां से शुरू करेंगे? बीटा से। फिर से देखो, जहां पे वैल्यू ई थी Vm साइन ओमेगा टी की, तो Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई आया 0 पे। और जहां पे वैल्यू अगेन दोबारे से ई थी वहां पे दोबारे से 0 आया। लेकिन ये ग्राफ ना पूरा फॉलो नहीं हुआ। ये ग्राफ शुरू कहां से हुआ फॉलो होना? बीटा से, जहां पे कि आपका करंट 0 जा चुका था। तो ये ब्लू वाला कर्व तो Vm साइन ओमेगा टी का है, ऑरेंज वाला कर्व है Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई। लेकिन इसको फॉलो करना हमने स्टार्ट किया बीटा से, ठीक है। तो यहां पे बेटा रिवर्स बायसिंग रही बीटा से लेके 2 पाई प्लस थीटा तक की। अब यहां पे भी पैरामीटर्स निकाल लेते हैं बेटा। यहां पे एक्सटिंक्शन एंगल ये तो बीटा हुआ। कंडक्शन एंगल हुआ बीटा माइनस अल्फा। पीक इनवर्स वोल्टेज ये हुई Vm प्लस ई। सर्किट टर्न ऑफ टाइम 2 पाई प्लस थीटा तक रिवर्स रहा बीटा से लेकर के। तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था ना सर्किट टर्न ऑफ टाइम का। सर्किट टर्न ऑफ टाइम का शॉर्टकट क्या बताया था कि भाई अगली बार फॉरवर्ड बायसिंग कब आ रही है? माइनस फॉरवर्ड बायसिंग या कंडक्शन कब खत्म हुआ? कंडक्शन बीटा पे खत्म हुआ और दोबारे से फॉरवर्ड बायसिंग आई 2 पाई प्लस थीटा पे। दोबारे से फॉरवर्ड बायसिंग आ गई 2 पाई प्लस थीटा पे। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हो गया ना ये बढ़िया से ग्राफ? सारा समझ आया? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। मजा आया? एक एक ग्राफ देखो, मैं ये जो वीटी वाला ग्राफ होता है ना ये बच्चों के लिए दिक्कत करता है, इसीलिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। तो देखो मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। थायरिस्टर गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड एट थीटा, देन 2 पाई प्लस थीटा एक साइकिल के बाद, और थायरिस्टर स्टॉप्स कंडक्शन एट बीटा। तो आप फॉरवर्ड बायसिंग माइनस कि कंडक्शन कहां पे स्टॉप हुआ, ऐसे आप सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालते हो। पीआईवी में नेगेटिव साइन बेटा इसलिए यूज नहीं करते, उसके नाम के अंदर ही इनवर्स आ गया नीरज। जब आपने पहले ही बोल दिया कि वो इनवर्स है तो दोबारा माइनस दिखा के करोगे क्या? अंडरस्टूड है नेगेटिव होगा। अब देखो, अब यहां पे क्या कर सकते हो? एवरेज I नॉट
तो आई नॉट एवरेज कितना होता है 1/2 पाई अल्फा से बीटा। एवरेज में आप जानते हो इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। एवरेज में हम लोग जानते हैं कि देयर इज नो रोल ऑफ द इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस तो शॉर्टेड दिखा देते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये हो गया जी, ठीक है, ये हो गया। अब ये आई नॉट एवरेज आ गया, लेकिन आई नॉट आरएमएस डायरेक्टली नहीं आता। तो यहां पे अगर आप चाहो ना आरएमएस वी नॉट जरूर निकाल सकते हो। कैसे? वन बाय 2 पाई अल्फा से, एक सेकेंड, अल्फा से बीटा तक आप जानते हो बेटा साइन का ग्राफ फॉलो होगा, और फिर बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक ई का ग्राफ फॉलो होगा, मतलब बाकी बची साइकिल में ई आएगा, तो यहां से निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको यहां वी नॉट एवरेज चाहिए तो दैट इज आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई, लेकिन आई नॉट आर एम एस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंप्यूटेड, और कोई पैरामीटर यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, इतने पैरामीटर्स काफी हैं। फॉर्म फैक्टर वगैरह जरूर निकाल सकते हो आप चाहो तो, फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर, क्योंकि ये तो निकल ही जाएगा ना वी नॉट आर एम एस बाय वी नॉट एवरेज। वी नॉट की वेव फॉर्म हमेशा पता रहती है, पता है, आई नॉट में दिक्कत हो जाती है। आई नॉट अगर इररेगुलर सा आ रहा है ना तो उसके अंदर आप कुछ खास बात कर नहीं सकते। ये हो गया, ठीक। What will happen if SCR is triggered before थीटा? ये कह रहे हो प्रार्थिका, अगर देखो थीटा से पहले ट्रिगर करोगे और गेट पल्स लगाए रखोगे तो जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस होगा वो कंडक्ट करने लगेगा, यानी डायोड की तरह बिहेव करेगा। अगर आपने पल्स गेट ट्रिगरिंग दी, मतलब गेट पल्स लगा के हटा दी, अब वो फॉरवर्ड बायस जब होगा तब गेट पल्स होगी नहीं, वो नहीं कंडक्ट करेगा, ठीक है। अगर लगा के रख दी तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तब कर लेगा कंडक्ट, और लगा के हटा दी तो जब फॉरवर्ड बायस आएगा वो ढूंढेगा गेट पल्स, उसे मिलेगी नहीं तो ऑफ। अब समरी पे आ जाते हैं बेटा। देखो आर लोड के अंदर हमें क्या समझ आया, कंडक्शन डज नॉट गो बियॉन्ड पाई, क्योंकि नेगेटिव हो जाती है ना, दैट इज वी नॉट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसीलिए कहां से कहां तक कंडक्ट करता है बेटा, अल्फा से लेके पाई तक। फिर आर एल लोड, ड्यू टू इंडक्टेंस extinction angle increases and beta is greater than pi, तो कंडक्शन चलता है यहां अल्फा से बीटा तक, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखनी होती है, आई नॉट एवरेज में तो इंडक्टेंस गायब हो जाती है, लेकिन आरएमएस ऐसे नहीं लिख सकते यहां, क्योंकि आरएमएस के अंदर इंडक्टेंस का भी रोल आता है, ठीक है भाई। तो यहां पे नॉट इक्वल टू कर देंगे। अब आरएल प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड, इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू फ्री व्हीलिंग डायोड
वी नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, वी नॉट वेव फॉर्म सेम एज आर लोड। यहां पे क्या फर्क पड़ता है फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देने से? वी नॉट एवरेज बढ़ता है, पावर बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाने से इनपुट पावर फैक्टर बढ़ जाता है, कंटिन्यूटी बढ़ जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इसके बाद फॉर्म फैक्टर डिफाइंड है बेटा, फॉर्म फैक्टर डिफाइंड है, निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म फैक्टर डिफाइन नहीं है। फॉर्म फैक्टर किसी भी ग्राफ का निकल सकता है, करंट या वोल्टेज, लेकिन हम क्या कहते हैं, आउटपुट साइड पे वोल्टेज हार्मोनिक की स्टडी करते हैं और इनपुट साइड पे करंट हार्मोनिक की। ना बेटा दिव्यांशु, ऐसा मत करना Vrms बाय इंपीडेंस, क्योंकि इंपीडेंस फिक्स नहीं होगी, हर हार्मोनिक के लिए ओमेगा अलग तो इंपीडेंस अलग। तो पहले तुम फंडामेंटल का करंट निकालोगे, फिर सेकंड हार्मोनिक, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, कहां तक निकालोगे? Z तो क्या होता, R प्लस जे ओमेगा है, लेकिन ओमेगा डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज। अब वोल्टेज के अंदर तो कई सारी फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक्स के कारण, समझ आया? अब इसके बाद प्योरली इंडक्टिव लोड, इसके अंदर हमने सीखा वोल्ट सेकंड बैलेंस। वोल्ट सेकंड बैलेंस का मतलब क्या था? इसका मतलब था इंटीग्रल VL dt इज 0। तो यहां पे आपका कंडक्शन जो था ना, जितना 0 के आगे था उतना 2 पाई से पीछे था, ठीक है, और इसके अंदर ना V नॉट एवरेज हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि प्योर इंडक्टेंस है, DC के लिए शॉर्ट। अब यहां पे बेटा RE लोड, तो इसमें हम क्या कहते हैं, SCR फॉरवर्ड बायस फ्रॉम थीटा से लेकर के पाई माइनस थीटा, लेकिन कंडक्शन स्टार्ट्स एट अल्फा ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए एंगल बनता है अल्फा से पाई माइनस थीटा। यहां वी नॉट एवरेज इज आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई। और कोई बच्चा पूछ रहा था इसे चार्जिंग करंट क्यों कहते हैं, तो बेटा उसके लिए डायोड वाला लेक्चर देखो, मैंने बताया आर ई लोड माने बैटरी चार्जिंग लोड। तो अब यहां पे हम क्या कहते हैं, ड्यू टू इंडक्टेंस बीटा इंक्रीजेस और बीटा बिकम्स ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा, तो कंडक्शन गोज फ्रॉम अल्फा से बीटा, ठीक है। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि यहां पे भी वी नॉट एवरेज आप लिख सकते हो आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई। अब यार देखो वो तो बेसिक है, आर ई लोड में अगर आप कहोगे सर पावर कैसे लिखी, तो पावर तो बेसिक है, ई के अंदर आई एवरेज और रेजिस्टेंस के अंदर आई आर एम एस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। हाँ तो आर ई एल लोड का कंडक्शन अल्फा से स्टार्ट होगा। अब देखो अ डीसी बैटरी ऑफ 50 वोल्ट इज चार्ज थ्रू अ 10 ओम रजिस्टर। मैंने बताया था रेजिस्टेंस को कहते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर। एज्यूम दैट द थायरिस्टर इज कॉन्टिन्यूअसली फायर्ड, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट? बताओ भाई। ये जो लिखा होता है ना बेटा कॉन्टिन्यूअसली फायर्ड, कॉन्टिन्यूअसली फायर्ड का मतलब है कि इसको ना गेट करंट देके छोड़ दिया है। अगर गेट करंट आपने परमानेंटली सप्लाई कर दिया है तो इट बिहेव्स एज डायोड, ये डायोड की तरह काम करेगा, समझे? समझे मेरे भाई, ये डायोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि अब इसके पास परमानेंट है गेट करंट, तो इसे गेट करंट की जरूरत नहीं है। वी एवरेज बढ़ता है अरित्रा, आरएमएस कम होता है। दोबारा से चेक करना डायोड वाला लेक्चर, उसमें मैंने बताया भी था वेवफॉर्म का नेगेटिव पोर्शन कट गया
तो एरिया ओवरऑल बढ़ गया, एरिया अगर बढ़ गया तो एवरेज बढ़ गया। चलो फटाफट से करो इसको। आपको 100 साइन ओमेगा टी दे रखा है, पहले थीटा बता दो कितना आ रहा है। साइन इनवर्स 50/100 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री आ रहा है। अब करंट एवरेज बेसिक से निकालना, एकदम इंटीग्रेशन से। मेरा हमेशा यही स्टाइल होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ रटना नहीं, थीटा से पाई माइनस थीटा तक जाएगा। 100 साइन ओमेगा टी माइनस 50/10। अब देखो यही बोला था लेट्स क्रिकेट ने कि एक्चुअली इंटीग्रेशन इज इजी, लेकिन वैल्यू पता हो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी कॉस 30 माइनस कॉस 150, ठीक है, माइनस 50। अब लेकिन बेटा जब आप एंगल बाहर लिखते हो ना साइन कॉस के, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलना। ये अक्सर एक बच्चे गलती कर सकते हैं। अब क्या ही बचा इसके अंदर, अब क्या ही बच गया बताओ, कितना तो इजी हो गया। cos 30 √3/2 cos 150 माइनस √3/2, तो √3 हो गया, माइनस 50 इंटू 2 इंटू पाई बाय पाई बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय पाई 1.09। लो जी खत्म खेल। समझे कितनी जल्दी क्वेश्चन धराशायी कर दिया हमने, उखाड़ के फेंक दिया क्वेश्चन को। यही तो होता है बेटा। अब ये सोचो इसके लिए लंबा सा ये एवरेज का फॉर्मूला रट के क्या करते, कितना टाइम लगा, 3 स्टेप हो गया ना आंसर। चलो अगला देखो यार। फॉर द सर्किट शोन द कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड इज 0.6, व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज एंड द फ्रैक्शन ऑफ साइकिल ओवर विच डायोड कंडक्ट्स। ये आपके लिए इजी है बेटा। मैं आपको इसके अंदर मैं बच्चों दे रहा हूं 75 सेकेंड्स, ठीक है। चलो करो, इजी है ये। आपसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ साइकिल ओवर विच डायोड कंडक्ट्स। करो इसको जल्दी से। इस बार क्वेश्चन लगवा रहा हूं ना तो बच्चे सीरियसली ले नहीं रहे क्वेश्चंस को, फिर कहते हो क्वेश्चन ज्यादा लगवाओ। आ गया बी। अच्छा जी चलो देखें, चलो बी आ ही गया तो देख लेते हैं। देखो यहां पे ना मैं क्या करता हूं, पहले मैं ओपन सर्किट टेस्ट लगाता हूं। मैंने क्या कर दिया, डायोड को ना ओपन कर दिया। तो एक्चुअली यहां पे डायोड की वोल्टेज कितनी बन जाएगी, करंट तो 0 हो गया, ये E है, ये है 24 साइन ओमेगा टी। तो एक्चुअली यहां डायोड की वोल्टेज हो जाएगी 24 साइन ओमेगा टी -12। अब मैं कहता हूं डायोड ऑन कब होगा। देखो यहां पे ना पहली बार कट इन वोल्टेज दी है, तो डायोड ऑन तब होगा जब उसकी वोल्टेज कट इन से ज्यादा होगी, यानी 24 साइन ओमेगा टी -12 ग्रेटर देन 0.6। तो एक्चुअली अगर आप यहां पे देखो तो आपको एक ट्रिक समझ आएगी कि ईएमएफ में ना कट इन वोल्टेज ऐड हो गई, 12.6 बन गया।
तो यहां जब आप थीटा निकालोगे तो साइन इनवर्स 12.6 बाय 24 से निकालोगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो है ना 12.6 हो गई इंस्टेड ऑफ 12, तो ये हुआ 31.67 डिग्री। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई कंडक्शन एंगल मुझे बताओ, तो आप बोलोगे कि सर कंडक्शन एंगल होगा थीटा से पाई माइनस थीटा, तो गामा इज पाई माइनस 2 थीटा या 180 माइनस 2 इंटू 31.67, 63.34 तो 116.66। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ साइकिल कितना हो गया, एक साइकिल 360 डिग्री की होती है जिसमें ये कंडक्ट कर रहा है 116.66 डिग्री के लिए। %32.4%, ये समझ आया। अब बेटा PIV तो आप जानते ही हो कितना होता है, RE लोड के अंदर VM प्लस E दैट इज 24 प्लस 12 इक्वल टू 36 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई B, ये आ गया आपके पास B। आज ही आएंगे बेटा 8 बजे, अभी तो टाइम है 8 बजने में। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंकित सर बैक टू बैक सेशंस लेते हैं? अब यहां पे हम क्या कहते हैं कि द कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड, द कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड gets added to EMF। ये फंडा, ये लॉजिक आपको समझ आया ना बच्चों? ये शॉर्टकट समझ आया, मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया, लेकिन आगे के लिए आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हो। चलो अगला देखो भाई, अ हाफ वेव थायरिस्टर कन्वर्टर सप्लाइज अ प्योरली इंडक्टिव लोड, ट्रिगरिंग एंगल अगर 120 है तो एक्सटिंक्शन क्या होगा बताओ। इसका मैंने शॉर्टकट बताया है। इसके बाद बेटा 8 बजे न्यू एजुकेटर लॉन्च है, 9 बजे कंप्लीट क्रिएट्रिक्स टीम का सेशन है, 11 बजे लर्न इंजीनियरिंग का वीडियो आएगा, 11:30 बजे मशीन्स का शॉर्ट वीडियो आएगा। तो अभी बेसिकली मेरी तरफ से आपके 4 वीडियो आने बाकी हैं। तो बेटा 7:30 बज गए हैं लेकिन वीडियो अभी बाकी है। चलो बहुत ही बढ़िया भाई, लेट्स क्रिकेट। बताओ क्या आ रहा है, CDD। देखो मैंने क्या बताया था, बहुत इजी तरीका बताया था। यहां पे जो आंसर आएगा ना, क्या आएगा, ये आएगा। मैंने बताया था अल्फा से कंडक्शन होता है 2 पाई माइनस अल्फा। मैंने बताया था देखो 0 के जितना आगे 360 के उतना पीछे, खत्म। 0 से 120 आगे तो 360 से 120 पीछे। ऐसे याद रखो ना, जितना 0 के आगे उतना 360 के पीछे। तो 0 के आगे 120 गए तो 360 से 120 पीछे आ जाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन, फायरिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। रेजिस्टिव लोड के लिए एवरेज आउटपुट निकलवा रहा है, जल्दी बता दो बेटा, कम ऑन। आपको इसके लिए मैं 60 सेकंड्स दे रहा हूं, एक इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। चलो आपको कंडक्शन एंगल पता है रेजिस्टिव लोड के लिए बच्चों, डबल नहीं कर सकते ना 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 बेटा, ऐसा मत करना। अल्फा से 2 पाई माइनस अल्फा डबल कैसे है नीरज? अगर मैं 60 देता तो आंसर 300 आता, तो फिर आप कहते सर 5 टाइम्स नहीं कर सकते क्या? समझ रहे हो, जितना 0 के आगे 360 से उतना पीछे, सिंपल सा लॉजिक है। बिल्कुल 120 से 180 तक चार्ज, 180 से 240 तक डिस्चार्ज। तो 60 डिग्री की चार्जिंग, 60 की डिस्चार्जिंग। इंडक्टर जितना चार्ज होता है उतना ही इंडक्टर डिस्चार्ज भी होता है। बहुत सही। अब लग रहा है बेटा कि तुम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ रहे हो, अब समझ में आ रहा है।
अब तुम्हें भी फील आ रहा होगा, ये सब क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लेवल के हैं, ये मत समझना टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चन करा रहे हैं सर, अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। अब आपको पता है आर लोड के अंदर कंडक्शन होता है आपका अल्फा से पाई तक, तो वी नॉट एवरेज क्या होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस Vm कितना है बेटा, ये ध्यान रखना जो गिवन वोल्टेज होती है वो हमेशा आरएमएस होती है। अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 60 डिग्री, कॉस 60 लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ठीक है। कॉस 60 होगा हाफ, 180 होगा -1, तो 3/2, 3/2 से हुआ 230 इंटू 3 इंटू √2/4/पाई 77.65। तो आंसर विल बी क्लोजेस्ट विल बी बी। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों ने बी दिया है, मजा आ गया यार देख के। फॉर्मूला रट के तो नहीं दिए हो ना, सॉल्व किया है ना भाई। चलो बहुत ही अच्छी बात है यार, दूसरी बार पढ़ रहे हो। चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, और अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो इस लिंक पे जाना, मैं कल लूंगा स्पेशल क्लास, तो अपकमिंग में आपको मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हो। अदर देन दैट बेटा 4 जुलाई यानी संडे को होगा कॉम्बैट, तो कॉम्बैट में एनरोल कर लेना यूजिंग अंकित ESE, और यहां से आप कॉम्बैट दे पाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, और अगर अच्छा करोगे तो यू विल गेट इवन 100% डिस्काउंट। करंट सोर्स इन्वर्टर बेटा कैसे बनाओगे, करंट सोर्स कन्वर्टर आशुतोष, AC करंट सोर्स इंप्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है ना। और ये नेटवर्क का नया बैच स्टार्ट हुआ यार प्लस पे सिद्धार्थ सर का, तो इसको अटेंड जरूर करना और अच्छे से अपना नेटवर्क क्लियर कर लो। सर EC AIR 1 है, और मशीन का कोर्स आने वाला है, जैसा आप जानते हो। अब गिनती के 10-11 दिन रह गए हैं बेटा, जल्दी से आ जाओ प्लस पे। 170 आवर्स का कंटेंट होगा, डेली असाइनमेंट मिलेगा, 1000 क्वेश्चन करेंगे, हर संडे टेस्ट होगा, और सारे डाउट भी आंसर होंगे। एक और आपके लिए बेटा अभी प्राइजेस का इंक्रीमेंट रोक दिया गया है, इसीलिए ज्वाइन करना है तो इमीडिएट ज्वाइन करो। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसको फॉलो कर लो ताकि आपको मिनिमम प्राइस में सब्सक्रिप्शन मिल जाए, और मेरे साथ यहाँ पे चैट भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगले हफ्ते बेटा इसका DPP कराऊंगा हाफ वेव रेक्टिफायर का मंडे को, और ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और बेटा अगर हमारी वीडियो में कोई भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है, जो कि ऑफेंसिव है या किसी भी धर्म जाति के अगेंस्ट है, तो आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हो। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपका रिपोर्ट सही निकला यू विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैंडलर बिंग बेटा जो भी आपने नाम रखा है, आप जरूर एक बार पहला लेक्चर देखें, इस सब्जेक्ट का लॉन्च इवेंट देखें। मैंने सारे रिसोर्स बताए हैं बच्चों, लेकिन हर वीडियो के अंदर रिसोर्सेज बताना पॉसिबल नहीं है। चलो थैंक यू एवरीवन, 8 बजे मिलते हैं सरप्राइज के साथ। 2 लाख सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन 8 बजे, और 9 बजे डबल धमाका है। 1 लाख पे अगर एक धमाका था, 2 लाख पे आज डबल धमाका करेंगे। लेट्स क्रैक इट एवरीवन।